गुड मॉर्निंग, नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं प्रमोद कौशल आप सभी का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म सर्वोदय इंस्टीट्यूट पर। अब 1 मई से फिर से आपको करंट अफेयर की जो न्यूज है वो पर डे मिलना शुरू हो जाएगी। अप्रैल में जो गैप हुआ उसको हम धीरे धीरे वो न्यूज भी कवर करवा देंगे, या 4-5 वीडियो बजाय 1-2 वीडियो में करके उसको जितनी बैक न्यूज है वो सारी कवर करा देंगे। आइए बात करते हैं 1 मई 2025 की न्यूज। हाल ही में विश्व बैडमिंटन महासंघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। तो इसमें कुछ मैंने ऐसे नाम दिए हुए हैं: क्रिस्टी, कोवेंट्री, फिर लिखा है कूनिंग, पटामा, सिरले, बोचे, नगोजी, अकोंजो, एवला। ध्यान रखेंगे, इसका राइट आंसर है, ठीक है, यानी खूनिंग पटामा। ये किस कंट्री की है? ये थाईलैंड की है। एक तो ये ध्यान रखेंगे। और इस पद पर आने वाली ये सेकंड फीमेल है, दूसरी महिला है। थाईलैंड से तो खैर पहली ही महिला है ना, ध्यान रखेंगे। अब इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो क्रिस्टी को जो मतलब कोवेंटी है, ये आईओसी की पहली महिला प्रमुख है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, जिम्बाब्वे से। और सिरले जो है राष्ट्रमंडल से है। नगोजी अकोंजो एवला ये डब्ल्यूटीओ की पहली महिला डायरेक्टर जनरल है। ऐसा मैंने पढ़ा रखा है, फिर भी एक प्रकार से रिवाइज करा दी जिससे आपको जानकारी मिल जाए। विश्व बैडमिंटन महासंघ की अध्यक्ष बनने वाली दूसरी महिला है जिनका संबंध थाईलैंड से है। वर्ल्ड बैडमिंटन ये महिला पहली बार बनी है, 2 महिलाएं हो चुकी हैं। ये जो वर्तमान महिला का नाम हमने लिया है पटामा, ये बिलोंग करती है थाईलैंड से। वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन 1934, इसका हेडक्वार्टर है कुआलालंपुर, मलेशिया। ध्यान रखेंगे ना, ये बात हो गई, तो पढ़ लेना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहली बार कोई महिला बनती है तो वैसे भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? सिप्री रिपोर्ट के अनुसार ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका राइट आंसर 5वां है, ध्यान रखेंगे ना। आइए बात करते हैं, समझाते भी क्या है। तो इसमें क्या करेंगे, पहले स्थान पे अमेरिका है, सेकंड पे चीन है, थर्ड पे रूस है, चौथे पे जर्मनी, पांचवे पे इंडिया है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो हमारे यहाँ हथियारों की जानकारी प्रोवाइड करने वाली एक प्रकार का एनजीओ है। सिप्री है कहाँ? स्टॉकहोम में है, ये ध्यान रखेंगे, स्वीडन। और इंपोर्ट के मामले में जो सबसे ज्यादा हथियार जो है यानी आयातक है, उसमें नंबर 1 पे यूक्रेन है, सेकंड नंबर पे इंडिया, जिसने सबसे ज्यादा हथियारों को आयात किया हो, ठीक है। तो यूक्रेन का तो रूस से युद्ध ही हो रहा है, वो तो नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे हम लोग हैं। कभी कभी सऊदी अरब वगैरह जैसे देश भी आ जाते हैं, डिपेंड करता है इसी के ऊपर। फिर क्वेश्चन क्या है, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? इसे फिर से मतलब रीडेवलप किया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा आलोक जोशी। तो सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड एनएसबी का पुनर्गठन किया है। इसके तहत देश की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रा के पूर्व प्रमुख आलोक जोशी को एनएसबी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। एनएसबी एक सलाहकार निकाय है जो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय को जानकारी प्रदान करता है। सूत्रों ने बताया कि एनएसबी में नियुक्त नए सदस्यों में पश्चिमी वायु कमान के पूर्व कमांडर एयर मार्शल पीएम सिन्हा, सेना की दक्षिणी कमान के पूर्व कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल एके सिंह, फिर क्या लिखा है, रिटायर्ड यानी एडमिरल मोंटी खन्ना शामिल है। तो आपको सब नहीं पढ़ना है, बस इतना ध्यान देना है कि अभी जो ये जो बनाया गया है एनएसबी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड, इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? आलोक जोशी। बाकी पीछे ज्यादा ना पढ़िए, रा के पूर्व हेड है, ध्यान रखना। आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इसका आंसर दीजिए कि वर्तमान में रा के प्रमुख कौन है? आरएडब्ल्यू लेटेस्ट अपॉइंटमेंट नहीं, उनका एक्सटेंशन चल रहा था, हो सकता हो भी ना। तो रा के हेड कौन, ये बताना है, ठीक है। ये एक बुक है मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक है रामानुजम जर्नी ऑफ ए ग्रेट मैथमेटिशियन। के लेखक कौन है? अरुण सिंघल, देवेंद्र कुमार शर्मा। उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं, इसका राइट आंसर उपरोक्त दोनों है, ये भी है, ये भी है। रामानुजम का संबंध तमिलनाडु से है। इनके जन्म 22 दिसंबर को नेशनल मैथमेटिक्स डे के तौर पे मनाया जाता है, ये ध्यान रखेंगे। रामानुजम साहब बड़े फेमस है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हार्वर्ड के एआई फॉर ग्लोबल हैकेथन में किस भारतीय एआई परियोजना ने प्रथम पुरस्कार जीता है? तो एआई सभी लोग जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। और एआई का प्रयोग अब धीरे धीरे घटेगा नहीं, बढ़ेगा बढ़ेगा। जो भी आप किसी का पिक्चर देख रहे हो उसका थोड़ा फेस चेंज करके, वो सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कमाल है। कहीं देखा होगा 2 नेता आपस में मारपीट कर रहे हैं, वो सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का खेल है। इसका राइट आंसर मेघा है। अभी मेघा यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रोजेक्ट में हार्वर्ड
कैनेडी स्कूल के द्वारा आयोजित एआई फॉर गुड हैकेथन में प्रथम पुरस्कार जीता है। इसको टीम इंडिया ने बनाया है। मेघा का फुल फॉर्म है मेघालय ई गवर्नेंस ह्यूमन सेंटर्ड असिस्टेंस। मेघा एक एआई आधारित फ्री प्लेटफॉर्म है जो नागरिक को गवर्नमेंट स्कीम बारे में जानकारी देने के लिए बनाया गया है। यूजर्स को इसमें बातचीत करने की भी जानकारी मिल जाती है। भविष्य में हमने कहा कि एआई का स्कोप और ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है, चलिए ये देखिए पॉइंट। मिशन अमृत सरोवर के तहत भारत में 68,000 से अधिक अमृत सरोवर बनाए गए। ये मिशन कब शुरू किया गया? इसका राइट आंसर है 2022 में। मिशन अमृत सरोवर के तहत भारत के प्रत्येक जिले में एक तालाब बनाने की परियोजना भी थी। ठीक है, ज्यादा बनेंगे तो अच्छा रहेगा। भारत का पहला अमृत सरोवर उत्तर प्रदेश के रामपुर में बनाया गया। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएसजे में आया है कि भारत का पहला अमृत सरोवर उत्तर प्रदेश के रामपुर में। इसके द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में जल संकट को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, अभी हाल ही में भारत सरकार ने जाति जनगणना कराने की सहमति दी। इससे पहले भारत में जाति जनगणना कब हुई थी? तो ये कुछ इस तरीके के मैंने ऑप्शन दिए हैं कि क्वेश्चन हमेशा आया है। ग्रेट डिवाइडिंग ईयर, महान विभाजक वर्ष किसे कहते हैं? 1921। लेकिन इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग ट्राई करिएगा, 1931 है। आइए इसकी थोड़ी व्याख्या डीप में है, मुझे हो सकता है व्याख्या समझाने में 10 मिनट का समय लग जाए, लेकिन आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा जाति जनगणना के बारे में। क्यों कराई जा रही, क्या उसके फायदे हैं, क्या नुकसान है, आखिर इतने सारे नेता क्यों हंगामा कर रहे हैं, होना चाहिए होना चाहिए। वो सारे फैक्ट हम लोग समझेंगे बड़े सिंपल वे में। अलग से वीडियो बनाने का प्लान था, बट एक ही साथ वीडियो बना दिया, जिससे सारी इंफॉर्मेशन एक साथ मिल जाएगी ना। तो क्या है कि ध्यान समझेंगे हर पॉइंट को। केंद्र सरकार ने आगामी जनगणना में जाति जनगणना कराने का ऐलान किया। वैसे तो जनगणना हमारे यहाँ आ जानी चाहिए 2021 में, लेकिन कोविड की वजह से वो ऑलरेडी लेट है। आप जनगणना के डेटा जो आएंगे इस बार आपको, वो 15 वर्षों के आएंगे, मतलब 2026 में मिलने की संभावना है जनगणना के डेटा। आप देखिए आगे भी डिले हो सकता, मैं नहीं कह सकता। पिछले कुछ सालों के दौरान विपक्षी दल जाति जनगणना की मांग को चुनावी मुद्दा बनाने का प्रयास कर रहे थे। आइए जानते हैं कि इसके इतिहास और वर्तमान में इसके महत्व के बारे में ना, क्या फीडबैक है, क्या प्लस है, क्या माइनस है, किन किन राज्यों ने करवाया, भारत में कब कब हुई, किन कारणों से की गई, लेकिन उसमें प्रॉब्लम आई, डेटा डिक्लेयर नहीं किए गए। 2014 में कर्नाटक की सिद्धरमैया सरकार ने किया था जातीय सर्वेक्षण, जारी नहीं की रिपोर्ट। कोशिश की लेकिन रिपोर्ट नहीं जारी की। हम सारे स्टेट की बात करेंगे, इसमें बिहार भी आएगा। इसके अलावा क्या है पॉइंट? 46 लाख से अधिक हो चुकी है जातियों की संख्या। केंद्र सरकार के अनुसार 1931 में 4041 जातियां थी, 4147। अब आप समझदार है कि जब जात की बात करेंगे तो पंडितों में बहुत सारी जातियां, ठाकुरों में बहुत सारी जातियां, बनियाओं में बहुत सारी जातियां, और जो हमारे दलित समुदाय के लोग हैं उसमें बहुत सारी जातियां। मुसलमानों में धर्म धर्म तो लिमिटेड है, जातियां लिमिटेड निकलेंगी। आप होने दीजिए पहले, फिर बताइएगा कितने कितने आते। वैसे किसी से पूछो कास्ट क्या है तो गुस्सा आ जाता है, और अब सब पीछे पड़े हैं, जातिगत जनगणना कराओ जातिगत, फिर जाति देख 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 के पानी पिलाएंगे। तो कम से कम नहीं होता तो बढ़िया रहता। अब ये अलग बात है कि किसी जाति में लोग ज्यादा होंगे, किसी जाति में लोग कम होंगे। कोई पढ़ लिख गया, फैमिली प्लानिंग कॉन्सेप्ट अपना लिया, तो उसका भाई तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, ये सब कम स्टेट वाले राज्य हैं ना। और यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, ये सब तो बड़े स्टेट वाले राज्य हैं, तो जाहिर सी बात ये थोड़ा डिस्टर्बेंस तो होगा। फिर क्या लिखा है? 4.10 लाख हो चुकी है महाराष्ट्र में जातियों की संख्या। ठीक है, ये 4.10 लाख। 1931 में 494 थी। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कितनी जातियां बढ़ चुकी हैं। क्या है जातीय जनगणना और इसके क्या फायदे होंगे, ये बताते हैं। राष्ट्रीय जनगणना के दौरान लोगों की जाति पहचान के आधार पर व्यवस्थित तरीके से आंकड़े जुटाए जाते हैं, यही जाति जनगणना है। भारत में ऐतिहासिक रूप से जाति सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिदृश्य को प्रभावित करती रही है। ये राज्य करा चुके हैं जातीय सर्वेक्षण। कौन कौन से राज्य? बिहार, तेलंगाना और कर्नाटक अपने स्तर पर जाति जनगणना करा चुके हैं। इनका उद्देश्य राज्य की आरक्षण नीतियों और कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए आंकड़े जुटाना था। ध्यान रखेंगे किन किन की बात कर रहे हैं? बिहार, तेलंगाना और कर्नाटक, तीन राज्यों ने अपने लेवल पे प्रयास किया है।
इसके अलावा क्या पॉइंट है, बिहार के जातीय सर्वेक्षण 2023 से सामने आया कि राज्य की कुल आबादी में ओबीसी और अत्यंत पिछड़े वर्गों ईबीसी की हिस्सेदारी 63% से अधिक है। भी सबसे लेटेस्ट में बिहार ने करवा रखा था ना, तो ध्यान रखेंगे कर्नाटक, तेलंगाना और बिहार। ठीक है, अब क्या है, जाति जनगणना से क्या फायदा हो सकता है, आइए देखिए क्यों बहुत सारे लोग परेशान हैं। इसलिए हमें भारत में जाति जनगणना मतलब सिर्फ जातियों की संख्या गिनना नहीं है, इसकी मांग के पीछे राजनीतिक मकसद है। इसके गहरे सामाजिक प्रभाव हो सकते हैं, इससे राजनीतिक दलों की चुनावी रणनीति प्रभावित हो सकती है। जाति जनगणना कराने के पक्ष में यह तर्क दिया जाता है कि 1951 से एससी और एसटी जातियों के आंकड़ा जारी होता है, एससी एसटी जातियों के आंकड़े जारी होता है, लेकिन ओबीसी और दूसरी जातियों के आंकड़े नहीं आते। ऐसे में ओबीसी की सही आबादी का अनुमान लगाना मुश्किल है। सारी समस्या ओबीसी, अभी देखा होगा समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने भी बनाए रखा है पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। हर नेता की अपनी अपनी पॉलिसी होती है, बैकवर्ड समुदाय के लीडर हैं वो, तो जाहिर सी बात पिछड़ों की आवाज उठाने का प्रयास करते हैं, और भी लोग उठाते हैं। राजनीति में देखिए सबको लाभ चाहिए। कोई आदमी कोचिंग खोल के बैठा है तो समाज सेवा के लिए थोड़ी बैठा, उसको कुछ प्रॉफिट नहीं होगा, बंद करके भाग जाएगा, भाई उसकी भी तो रोजी रोटी है। तो जो जिस धंधे में है उसमें आगे बढ़ने का प्रयास तो करेगा, चाहे राजनीति हो, चाहे व्यवसाय हो, चाहे कुछ भी धंधा हो। बिना राजनीति के कैसे काम चलेगा जो लोग करते हैं। अब ये तर्क भी दिया जाता है कि आबादी के सही आंकड़े पता होने से उनके सामाजिक, आर्थिक और विकास के लिए योजनाएं बनाने में आसान हो जाएगी। बात सही है, हो सकता है आबादी बहुत ज्यादा हो, उसके आधार पर उनको आरक्षण न मिल रहा हो, सरकारी जो योजनाएं उनका लाभ न मिल रहा हो। अब जातीय जो मतलब जनगणना है, इससे नुकसान भी हो सकते हैं, थोड़ा बहुत ये भी जान जाइए क्या नुकसान, जाति जनगणना के नुकसान क्या हो सकते हैं। एक वर्ग का मानना है कि जाति जनगणना की मांग के पीछे मकसद पिछड़ी जातियों को सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना नहीं है, बल्कि समाज को विभाजित करके राजनीतिक फायदा हासिल करना है। इस वर्ग का कहना है कि सरकार के पास पहले से जरूरी आंकड़े हैं, जरूरी आंकड़े हैं, इनके आधार पर कमजोर वर्गों के सामाजिक आर्थिक तरक्की के लिए नीतियां और कार्यक्रम प्रभावी तरीके से लागू किए जा सकते हैं। और ऐसा भी हो रहा है कि ऐसे में जाति जनगणना से देश में जाति विभाजन और गहरा होगा, इससे समाज में तनाव और कटुता आ सकती है। क्योंकि देखिए जाति पूछ के थोड़ा डिस्टर्बेंस तो होता है, वो अलग बात है, लोग पूछ लेते हैं बड़े प्यार से, कोई फॉर्म भरिए तो उसमें कास्ट पूछी जाती है, सब कास्ट पूछते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कोई नॉर्मली आदमी किसी से पूछता है आप किस जाति के हो, तो थोड़ा सा उसको बताने में संकोच आता है। सामान्य वर्ग का है तो बात दिल खोल के बताता है, लोअर समुदाय का है डर के बताता है। हालांकि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही चाहिए, जिस जाति के हैं, धर्म के हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम है, जिसको हो रही उसे होने दो, हमें तो कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आती इसमें। भारत में जनगणना का इतिहास क्या है, भारत में जाति गणना का इतिहास लगभग 144 साल पुराना है। ब्रिटिश भारत में अगर हम बात करें तो 1881 से 1931 के बीच की गई जनगणना दौरान सभी जातियों की गणना की जाती थी। अगर आप जनगणना की बात करें तो लॉर्ड मेयो के समय पर जनगणना की शुरुआत हुई थी, और प्रत्येक 10 वर्ष पे जनगणना की शुरुआत जो है 1881 से हुई, ठीक है, लॉर्ड रिपन के समय पर, ये ध्यान रखिएगा। भारत में पहली बार 1881 में जनगणना हुई थी, उस समय भारत की आबादी 25.38 करोड़ थी, ध्यान रखेंगे 25 करोड़ की आबादी का मुल्क था भारत। तब ना बांग्लादेश था ना पाकिस्तान था। तब से हर 10 साल पर जनगणना हो रही है। 1881 से 1931 तक जाति जनगणना हुई। 1941 में जाति आंकड़े जुटाए तो गए, लेकिन इनको सार्वजनिक नहीं किया गया। आजादी के बाद 1951 में पहली जनगणना हुई थी। उस समय सरकार ने तय किया कि सिर्फ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आंकड़े ही जुटाए जाएंगे। सरकार का मानना था कि जातियों की गणना से समाज विभाजित होगा और राष्ट्रीय एकता कमजोर होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। इसका फर्क तो कहीं ना कहीं हर हाल में पड़ता ही पड़ता है। इसके बाद क्या है पॉइंट, 1961 में राज्यों को दी गई थी सर्वेक्षण की अनुमति, यानी राज्य अपने तरीके से करना चाहे तो अपने राज्य में वो मैटर कर सकते हैं। 1991 में राज्यों को ओबीसी की अपनी सूची तैयार करने के लिए सर्वेक्षण की अनुमति दी गई। ओबीसी जातियों को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए विशेष उपायों की मांग को ध्यान में रखकर यह अनुमति दी गई, कि हालांकि राष्ट्रीय स्तर पर जाति जनगणना नहीं की गई। इसके अलावा पॉइंट क्या है, 1951 में आजाद भारत की पहली जनगणना के समय तत्कालीन सरकार ने अनुसूचित जातियों और जनजातियों को छोड़कर किसी भी जाति की गणना नहीं कराने का फैसला किया था।
ये वही मैटर है जो जवाहरलाल नेहरू ने भी बताया कि ऐसा करेंगे तो लोगों में विभाजन हो सकता है, राष्ट्रीय एकता प्रभावित होगी। 2011 में बात कर लेते हैं। कांग्रेस सरकार थी, सामाजिक आर्थिक और जात जनगणना 2011 में कराई तो गई, बट डेटा नहीं जारी किए गए। तत्कालीन यूपीए सरकार ने सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना करवाई, जो 1931 के बाद से देश भर में जाति के आंकड़े एकत्र करने का पहला प्रयास था। हालांकि इसके आंकड़ों कभी भी पूरी तरह से जारी नहीं किया गया, जिसके कारण विपक्षी दलों ने आलोचना की। 2011 में भारत की जनसंख्या 121 करोड़ थी, जबकि लिंगानुपात 940 था और 1000 यानी मतलब पुरुषों पर, और साक्षरता दर जो थी वो 74.04% थी। तो ध्यान रखेंगे, इतना हमें लगता है कास्ट बेस सेंसस के बारे में जानकारी मिल जाएगी। जनगणना अंडर होम मिनिस्ट्री होती है, सेंसस एक्ट बना है 1948 में। तो ध्यान रखेंगे, जनगणना इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है, अक्सर एग्जाम में से 2-3 क्वेश्चन आते हैं। अभी लेटेस्ट मामला उछला है तो आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन बनना चाहिए जातिगत जनगणना को लेकर के। ठीक है, सेशन कैसा लगा कमेंट करिएगा, बताइएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है, थैंक यू सो मच। सपोर्ट करते रहिए, जुड़ते रहिए। सारे विद्यार्थी अगर प्रयास करेंगे तो ये मुहिम और आगे बढ़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।